हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूँ। बहरहाल, अपनी कोई कहानी भेजने के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि फ़िलहाल मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, जिस कारण मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था और कई दिनों बाद वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, तो हो सकता है इस पर रीच थोड़ी कम हो। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना और मन करे तो लाइक भी करना और कमेंट्स भी, ताकि वीडियो की रीच अच्छी हो सके। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। आज की फर्स्ट स्टोरी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर तरुण त्यागी ने। आइए आगे की स्टोरी को उन्हीं के शब्दों में जानते हैं। मेरा नाम तरुण त्यागी है और मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, बट पिछले 8 सालों से मैं उत्तराखंड के देहरादून में रहता हूँ। ये मेरे साथ घटी पहली ऐसी घटना है और ये घटना भी एक ऐसी जगह की है जहाँ पर शायद ही आप इस घटना के बारे में यकीन करें, जम्मू कटरा की। हाँ, दरअसल जब मैं अपने 3 दोस्तों के साथ माँ वैष्णो देवी मंदिर गया था, ये तभी की घटना है। हमने सहारनपुर से ट्रेन पकड़ी जम्मू जाने के लिए। उसके बाद हम कटरा स्टेशन पहुँचे तो हमें ट्रैवल करके थकान हो गई थी और अभी हमें मंदिर जाने के लिए नहाने और फ्रेश होने की भी ज़रूरत थी। तो इसी वजह से हमने सोचा कि हम कोई रूम रेंट पर ले लेते हैं, जिससे कि हम लोग फ्रेश हो जाएं और अपना सामान भी वहीं रखें और उसके बाद आगे का सफ़र तय कर सकें। इसके बाद जैसे ही हम स्टेशन से बाहर निकले तो वहाँ पर कई सारी टैक्सी खड़ी हुई थी, जो कि रूम्स भी अवेलेबल करवा देते हैं। सब ने लेकिन अपने रेट्स काफ़ी ज़्यादा बताए, बट एक टैक्सी वाला था जिसमें उन सबसे कम रेट थे। हमें भी यही लगा कि बाकी सब तो वैसे भी लूटने के चक्कर में ही हैं, यही ठीक है। माता के दर्शन करके हमें वापस ही जाना है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम तो रुकना नहीं है। तो हमने यही सोचकर उसको फाइनल कर दिया और अपना सामान टैक्सी में रख के उसके साथ चल दिए। हम अभी थोड़ा सा आगे गए होंगे कि हम एक होटल पहुँच गए। बाहर से तो होटल अच्छा लग रहा था और जगह आसपास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। हम लोगों ने सब कुछ अवॉइड किया और उसके बाद हम होटल के अंदर चले गए। तो मैनेजर ने हमें रूम की चाबी दी और उसके बाद हम लोग रूम की तरफ चल दिए। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पर था। जब हम अपने रूम के लिए जा रहे थे तो मैंने नोटिस करा कि उन लोगों ने कई जगहों पर मिट्टी वाले छोटे से दिए जला रखे थे, जैसे लाइन की पैड़ी पर, रूम्स के आसपास। तो मुझे लगा शायद धार्मिक जगह है, तो शायद इसीलिए इन्होंने ऐसा करा है, और या फिर अपने होटल को कुछ डिफरेंट लुक देने के लिए। हमने अपना रूम खोला और उसके बाद हम अंदर चले गए। हमने अपना सामान साइड में रखा और बेड पर बैठकर अपने शूज़ निकालने लगे। तो मैंने नोटिस करा कि ज़मीन पर कुछ रेड कलर की बूंदें पड़ी हुई थी। मैंने अपने एक दोस्त को तुरंत बोला कि क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है, ज़मीन पर खून पड़ा हुआ है। उसने अपना पैर चेक किया और बोला, नहीं भैया, मैं तो ठीक हूँ। फिर उसने बोला, भैया ज़मीन पर खून नहीं है, शायद पेंट जैसा कुछ है। हमने भी इस बात को अवॉइड करा और एक एक करके फ्रेश होने लगे। उसके बाद हम यात्रा पर निकल पड़े। हम सब पहली बार वैष्णो देवी गए थे, तो हमारे लिए सफ़र बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट था। जाते टाइम हम सब ने बोला कि सब लोग साथ ही रहना, ये नहीं कि अपने अपने में चल दिए। तो आखिरकार चलते चलते हम सभी लोग माता के द्वार पहुंच गए। वहां पर लगभग 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी, क्योंकि हम नवरात्रि के पहले दिन वहां पहुंचे थे। तो 2-3 घंटे लाइन में लगने के बाद फाइनली हमें दर्शन करने का मौका मिल गया। वैष्णो देवी माता का दर्शन करके यात्रा तब पूरी होती है जब आप भैरव बाबा के भी दर्शन कर लें, और जो लोग वहाँ गए हैं वो इस बात से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये माना जाता है अगर आप भैरव बाबा के दर्शन नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा
पूरी नहीं होती हैं। तो हमने जैसे ही माता के दर्शन किए और हम बाबा के दर्शन के लिए चले तो मेरे सीधे पैर की एक नस में एकदम से खिंचाव हो गया और मेरी हालत 2 कदम भी चलने की नहीं रही। मैंने बहुत कोशिश की बट मैं और चढ़ाई नहीं कर पाया। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाइयों, मेरी अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रही, आप लोग होकर आ जाओ, मैं यहीं वेट करता हूँ, इतना मेरा पैर भी शायद ठीक हो जाएगा। बट उन सब ने मेरे लिए अकेले रहने के लिए मना कर दिया और बोले कि भैया, हमने पहले ही बोला था जाएंगे तो सब साथ, वरना कोई बात नहीं। मैं बहुत बोला बट वो लोग नहीं माने और फाइनली हम लोग वापस होटल जाने का मन बना लिए। वापस जाते हुए भी मुझे चलने में बहुत दिक्कत हो रही थी बट मैं धीरे धीरे चलता रहा। रास्ते में एक मेडिकल शॉप मिली और मैंने वहाँ से कुछ टैबलेट्स ली जिससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल गया और हम लोग ऐसे ही वापस होटल आ गए। हम सब लोग सुबह के 9 बजे होटल पहुँचे थे और उसके बाद फ्रेश होकर मैं सोने लग गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन और थकान हो रही थी तो मैं बेड पर लेट गया और मेरा एक दोस्त भी वहीं मेरे साथ ही लेट गया। बाकी जो 2 दोस्त थे वो घूमने के लिए बाहर चले गए। वो दोनों घूमकर जब वापस रूम में आए तो उन्होंने जैसे ही गेट खोला तो दोनों में से एक दोस्त को लगा जैसे कुर्सी पर कोई बैठा हो, बट जब उसने बेड पर देखा तो हम दोनों सोए हुए थे। उसको लगा कि शायद ये उसका वहम है तो उसने किसी को भी नहीं बोला और नहाने चला गया। फिर दोपहर को रूम सर्विस वाला लंच लेके रूम के गेट पर आया और हमने रूम खोला और खाना लेकर खाना खा लिया। अब मैं सोच रहा था कि उठने के बाद मुझे अच्छा महसूस होगा, पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है। अगर मैं दिन में सो जाता हूँ तो रात को मुझे बहुत लेट नींद आती है। इसी वजह से हमने बातें करते करते टाइम पास करना चालू कर दिया। रात हुई और हमने होटल में ही डिनर किया। रात को 10 बजे तक हम लोग गप्पे मारते रहे। तभी एक दोस्त ने बोला कि भैया, दोबारा भूख लग गई, कुछ खाने को मंगवाओ। तो हमने होटल स्टाफ को कॉल करी तो कोई उठा ही नहीं रहा था। हम सब नीचे रिसेप्शन पर गए तो देखा कि सारा स्टाफ सो गया था। हमने खाना पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और बोला बाहर जाकर कुछ खा लो। इसके बाद हम घूमने के लिए बाहर चले गए और थोड़ा और दूर जाकर हमें एक ठेली दिखाई दी जहाँ जाकर हमने मैगी बनवाई और हम सब ने मिल के खाई। बातों बातों में ठेली के मालिक से हमारी अच्छी बात हो गई और हम लोग वापस होटल आकर सोने लगे। हम 3 दोस्त बेड पर और एक दोस्त नीचे ज़मीन पर लेट गया। वो सब लोग लेटते ही सो गए बट मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं लेटा ही रहा। बेड पर 2 दोस्त एक साइड में थे और मैं एक दूसरी साइड लेटा हुआ था। लेटे लेटे काफ़ी टाइम हो गया था बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बस लेटा रहा। मेरे बगल में खिड़की के पास नीचे एक प्लग था। मैंने सोचा मेरा फ़ोन ऑफ है तो मैं चार्ज कर लेता हूँ। इसके बाद मैंने प्लग में चार्जर लगाया और फ़ोन चार्जिंग पर लगाकर फ़ोन को खिड़की के पास रख दिया और उसके बाद मैं खुद सोने की कोशिश करने लगा। लगभग रात के 1-2 बज रहे होंगे तब मुझे ऐसा लगा कि नीचे गली में कोई कुत्ते भौंक रहे हैं और ऐसी तेज़ तेज़ आवाज़ आने लगी। काफ़ी देर तक ये चीज़ ऐसी चलती रही और वो कुत्ते अब काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से भौंके जा रहे थे, वो भी कंटिन्यूसली। मैं काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था और डिस्टर्ब हो रहा था। उसके बाद एकदम से खिड़की पर इतने तेज़ आवाज़ आई कि मानो खिड़की पर लगे पर्दे उड़ के ऊपर छत तक गए और स्लो मोशन में वापस नीचे आने लगे। उसके बाद कुत्ते का भौंकना और ज़्यादा तेज़ हो गया और अब मुझे ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब सी लगी। पहले मेरा मन हुआ कि खिड़की पर जाकर कुत्ते को डांट के भगा दूं, बट बाद में मुझे डर लगा कि खिड़की पर जाना शायद सही ना हो। मैंने लेटे लेटे ही अपना फ़ोन उठाया और ऑन करके सोचा कि अब गेम खेलता हूँ, टाइम पास हो जाएगा और फिर सो जाऊँगा। बट जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया तो देखा कि मेरा फ़ोन तो ऑलरेडी ऑन था, जिसको मैं ऑफ़ करके चार्जिंग में लगाया था। मुझे अब अजीब सा लग रहा था बट मैं बात किसी को भी बता नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे बेड के साइड से 2 लोगों के बोलने की आवाज़ आई, जिसमें एक लेडी और दूसरी एक आदमी की थी और उनकी भाषा भी मेरी समझ से परे थी। जैसे वो मानो खुसर फुसर कर रहे हों और बहुत तेज़ी से बोल रहे हों आपस में ही। मैं अब पूरी तरह डर चुका था और थोड़ी देर बाद वो आवाज़ भी आना बंद हो गई। 5-10 मिनट निकलने के बाद
कूलर के ऊपर रखा पानी का जग नीचे गिर गया और बहुत तेज़ आवाज़ हुई, जिससे अब मुझे लगातार पसीने आने लगे। बट इतनी तेज़ आवाज़ होने के बाद भी मेरा कोई भी दोस्त नींद से नहीं जागा। तो मैंने बेड पे लेटे लेटे घूमने की कोशिश करी जिस तरफ मेरे दो दोस्त लेटे हुए थे, ताकि मैं उनके पास जाके उन्हें उठा सकूं। बस मैं सोच रहा था कि अगर कोई एक दोस्त भी उठ गया तो मैं बताऊंगा तो कुछ नहीं, बट बातें करके रात काट लूँगा, जिससे मेरा डर चला जाएगा। बट बहुत टाइम हो गया, किसी भी दोस्त की आंख नहीं खोली। फिर मैंने देखा मेरे एक दोस्त ने अपना हाथ ऊपर हवा में उठा रखा है। मैंने सोचा कि कर क्या रहा है। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली हुई थी और पहले तो उसको देखकर मैं ही डर गया। बट मैंने तुरंत तेज़ से बोला, अरे यार अच्छा हुआ तो उठ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही इतना बोला और देखा तो उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और वापस सो गया। अब मुझे काफ़ी डर लग रहा था। कुत्तों का भौंकना अब भी चालू था। थोड़ा टाइम निकलने के बाद हवा फिर चली और खिड़की के पर्दे फिर से उड़ने लगे। तभी मैंने देखा सामने दीवार पर कुछ परछाई सी चली जा रही थी, जिसमें मुझे एक लड़की और एक लड़के की आकृति बनती हुई दिखाई दे रही थी, जो कि चलते चलते एकदम से गायब हो गए। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। मैं बस मुंह बंद करके लेटा रहा और तभी हमारे बेड पे किसी ने तेज़ी से घूंसा मारा और मानो अब मेरा सब्र खत्म हो गया था। इस आवाज़ से मैंने फाइनली गुस्से में बोला, चल क्या रहा है इस रूम में। मैं ये बात काफ़ी तेज चिल्ला के बोला और काफ़ी गुस्से में भी। बट अब किसी की भी कोई आवाज़ नहीं आई। धीरे धीरे टाइम आगे बढ़ा और सुबह के लगभग 3-4 बज गए थे। तभी मुझे मंदिर में माता की आरती की आवाज़ आई और सब कुछ नॉर्मल होना स्टार्ट हो गया। गली में कुत्ते भी चुप हो गए थे और रूम में भी सब कुछ सही हो गया था। सुबह होने लगी और सब लोग उठने लगे थे। मैंने डिसाइड किया कि मैं रात की बात किसी को भी अभी नहीं बताऊंगा। वापस घर जाके बताना सही रहेगा, क्योंकि सब दोस्त मुझसे छोटे थे और मेरी जिम्मेदारी पर मेरे साथ आए थे। जैसे ही हम उठकर बैठे, मेरे कुछ बोलने से पहले ही एक दोस्त ने बोला, जो कि नीचे लेटा हुआ था, भैया रात में किसी ने मेरा गला दबाया था। इतना सुनते ही फिर मुझे भी पूरी बातें सबको बतानी पड़ी। तभी तीसरे दोस्त ने भी बताया कि दिन में जब आप सो रहे थे और हम रूम का गेट खोले तो कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था। मैंने भी देखा बट बताया नहीं। फिर हम सब ने डरते डरते नहाना धोना किया और हमारी ट्रेन शाम को 6 बजे की थी वापसी वाली। हमें भी पूरा दिन निकालना था और उस रूम में रुकना हमें सही नहीं लग रहा था, तो हमने बाहर घूमना और शॉपिंग करने का मन बनाया। हम सब लोग घर के बाहर चले गए और स्टाफ को बोल दिया कि हम शाम को 5 बजे अपना सामान लेने आएंगे, अभी बाहर जा रहे हैं। पहले हमने मार्केट में शॉपिंग करी और जब हम वापस रूम पे जाने के लिए वापस आ रहे थे तो मैंने रास्ते में उन अंकल को देखा जिनके यहाँ हमने रात को मैगी खाई थी। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि चलो कुछ खाते हैं। खाते खाते मैंने अंकल से बातें करनी स्टार्ट कर दी और उनसे ऐसे पूछने लगा कि अंकल यहाँ काफ़ी लोग घूमने आते हैं, तो कभी ऐसा भी तो होता होगा कि कोई केस हो जाए या फिर कुछ और मैटर। अंकल ने पहले तो इधर उधर की बातें बताई जो मेरे किसी काम की नहीं थी। फिर उन्होंने किसी होटल की बात बताई जो हमारे होटल से थोड़ा दूर था, बट उससे भी मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला जो कि मेरी रात की कहानी से मिलता हो। बट अब अंकल ने खुद मुझसे पूछा कि आप लोग किस होटल में रुके हो। तो जब मैंने उनको अपने होटल का नाम बताया तो उन्होंने तुरंत बोला, वो होटल खुल गया क्या? मैं बोला, खुल गया मतलब? वो तो बहुत टाइम से खुला हुआ है, स्टाफ बोल रहा था। तो उन्होंने बोला, हाँ टाइम तो बहुत हो गया था, बट वो 1 साल से बंद था क्योंकि साल भर पहले कोई कपल वहाँ पर भागकर उस होटल में रुकने आया था और पता नहीं किसी कारण से उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तब से तो होटल बंद था। ये बात सुनकर मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि मैंने भी लास्ट टाइम एक जोड़े को ही देखा था। और सबसे बड़ा झटका तो हमें तब लगा जब अंकल ने वो रूम नंबर बताया, क्योंकि वो वही रूम नंबर था जिसमें हम लोग रात भर रुके थे। फिर मैंने बिना कुछ बोले होटल जाके अपना सामान लिया और टैक्सी करके वापस स्टेशन जाने लगा। तो रास्ते में एक मोड़ पर हमारे टैक्सी के ऊपर रखा बैग नीचे गिर गया। हमने कार रोकी और बैग उठाया और स्टेशन के लिए निकल गए। पूरे रास्ते मैं डरा डरा वापस घर आया
और मुझे यही लगता रहा कि कोई हमारे पीछे है। और अगले दिन हम लोग अपने घर पहुंच गए। मेरे साथ वहाँ पर मेरे 3 दोस्त अखिल, सरहद और नमन गए थे। पूरे दिन मैंने दोस्तों के साथ घूमकर टाइम पास करके रात तक वहाँ की सब बातें भूल गया था। और फिर मैं घर पर अकेला था क्योंकि मेरी वाइफ सहारनपुर मेरे घर गई हुई थी। रात में लाइट नहीं थी तो टाइम बीतने लगा। धीरे धीरे 3 घंटे बीत गए पर लाइट नहीं आई। और जब रात के 12 बज गए और लाइट नहीं आई तो मुझे नींद आने लगी थी। तब मैंने एक दोस्त को कॉल करके पूछा कि यार तुम्हारे यहाँ की लाइट आ रही है या नहीं आ रही। तो उसने बोला भैया हमारे यहाँ पे तो लाइट गई ही नहीं। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा और मैं अपनी बाइक उठाकर रात को ही अपनी मौसी के यहाँ पर सोने चला गया। और मैं लेटते ही वहाँ पर 2 मिनट में सो गया। अगले दिन मुझे पता चला कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं थी। बट ये सारी चीज़ें मैं एक अलग ही नज़रिए से देख रहा था और डर रहा था। अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। रात गहराती जा रही है। बारिश जोरों से हो रही है। सड़क किसी नाली की तरह नज़र आ रही थी। हवा काफ़ी तेज़ी से बह रही थी जिसके चलते सड़क किनारे कुछ वृक्ष हिले जा रहे थे। एक कार उसी सड़क पर अब नज़र आने लगी। कार के आगे लगी हुई बत्तियां जल रही हैं पीले और संतरे रंग के रंग लिए। ये बारिश को भी अभी होना था। उफ, ऐसा लग रहा है मानो हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। देवर जी सिर्फ फुल स्पीड से कार ड्राइव करें, नहीं तो रात इसी सड़क पर गुजारनी पड़ेगी। विभा ने अपने देवर सौरभ से कहा। विभा अपने पति ब्रजराज सिंह के साथ पीछे की सीट में बैठी हुई है और सौरभ आगे की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ कार ड्राइव कर रहा है। भाभी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तेज़ बारिश और तेज़ी से चल रही हवाओं की वजह से ड्राइव करने में भी दिक्कत आ रही है। रास्ता साफ से नहीं दिख रहा है। सौरभ ने बोला। भगवान करे कि बारिश की रफ्तार और ज़्यादा ना बढ़े। काफ़ी पानी पड़ने लगा सड़क पर। और ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी अगर बारिश नहीं रुकी तो, ब्रजराज ने कहा। तभी एक तेज़ आवाज़ के साथ गाड़ी रुक गई। व्हाट हैपेंड? विभा ने परेशानी के साथ बोला। कार के इंजन में कुछ खराबी आ गई है, स्टार्ट नहीं हो रही है। सौरभ ने बोला। चलो कार से उतर के थोड़ा धक्का दे के देखते हैं, शायद काम बन जाए, ब्रजराज ने बोला। तीनों कार से बाहर उतरे और बारिश में भीगते हुए तीनों ही कार को धक्का देने लगे। भैया भाभी वो देखिए एक हवेली है वहाँ पर। थोड़ी दूर पर नज़र आ रही एक पुरानी हवेली को देखते हुए सौरभ ने बोला। डरावनी सी दिख रही है, हम कार में बैठ जाते हैं, जब बारिश रुक जाएगी तब कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे, विभा ने थोड़ा डरते हुए बोला। तुम भी ना, चलकर उस हवेली के किसी भी आदमी से हेल्प मांग लेंगे। बारिश में भीग चुके हैं और तेज़ हवाएं चल रही हैं, बीमार पड़ गए तो सुबह का सूरज भी ना देख पाएंगे। मेरी मानो तो वहाँ चलो। अगर गाड़ी को यहीं छोड़ा तो इंजन यहाँ और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा बारिश के पानी की वजह से, ब्रजराज ने विभा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। थोड़ी नानुकुर के बाद विभा मान गई। तीनों अब उस हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। विभा देखती है कि हवेली के पास सूखा हुआ पेड़ है और पेड़ की एक शाखा पर रस्सी बंधी हुई है जिसमें एक कंकाल का गला उसी रस्सी से बंधा लटक रहा था। विभा डर के मारे चीख पड़ी। क्या हुआ? ब्रजराज ने पूछा। विभा उसके सीने से रखते हुए बोली, कोई कंकाल है वहाँ पर हवेली के पास, मुझे डर लग रहा है, ज़रूर ये भूतिया हवेली है, प्लीज़ मत जाओ उधर। तुम एक नंबर के डरपोक हो। मैं और सौरभ यहाँ पर तुम्हारे साथ हैं, हमें तो कोई कंकाल नहीं दिख रहा, तुम्हारा वहम होगा। रात में ऐसे डरावने ख्याल मन में नहीं लाने चाहिए। बारिश में भीग कर मरने से अच्छा है कि किसी से मदद मांगी जाए। वैसे भी तुम्हें बुखार हो जाता है बारिश के पानी में भीगने से। डरो मत और हमारे साथ चलो। ये हवेली नज़र नहीं आती तो कार में बैठे बैठे ठिठुरते रहते अभी तक। डरो मत, मैं हूँ ना, ब्रजराज ने विभा को समझाते हुए बोला। विभा ने फीकी तरह से मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसका डर अभी भी नहीं गया था। तीनों अब हवेली के नज़दीक पहुंच गए थे। कार को धक्का देकर साइड में खड़ा करा उन्होंने और उसके बाद विभा नज़रें झुकाए ब्रजराज के पास खड़ी हुई है।
तभी विभा को किसी महिला की हवेली से आती हुई अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, बट यह आवाज़ सौरभ और बृजराज को नहीं सुनाई दे रही थी। आपको कोई आवाज़ सुनाई दी क्या? विभा ने पूछा। नहीं तो किसकी आवाज़ सुनाई देगी हमें यहाँ पर, बृजराज ने बोला, और सौरभ ने भी ना में सिर हिला दिया। कुछ नहीं। माथे पर उभर रहे पसीने को हैंकी से पोंछते हुए विभा ने अनमने मन से कहा। विभा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जो दिखाई देता है और जो उसे डरावनी चीज़ें सुनाई देती हैं, बृजराज और सौरभ को ना तो दिखाई दे रही हैं और न ही सुनाई दे रही हैं। क्यों? तीनों हवेली के दरवाजे पर खड़े हुए थे। कोई है क्या? प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। बारिश के रुकने तक हमें आपके यहाँ रुकने दीजिए, थोड़ी देर के लिए, सौरभ ने ऊंची आवाज़ में कहा। और तभी बिजली कड़की। विभा डर कर बृजराज के हाथों को थाम लेती है। दरवाज़ा खुला हुआ सा लग रहा है, शायद यहाँ पर कोई नहीं है, सौरभ ने कहा और फिर दरवाजे को छुआ, और जैसे ही उसने ऐसा करा दरवाज़ा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर बिल्कुल अंधेरा था। बृजराज ने बाएं हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च जलाई। बड़ा सा हॉल नजर आया और उन्होंने देखा कि एक और सीढ़ियां हैं जो कि ऊपर के कमरों की तरफ जाती हैं, और हवेली भी दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन रात के अंधेरे में भयानक दिख रही थी। चलो कोई नहीं है यहाँ पर, हॉल में जाकर आग जलाने की कोशिश करते हैं किसी तरह। कपड़े भी तो नहीं ला पाए हम अपने साथ, गीले कपड़ों में ही रहना पड़ेगा, शायद आग सेकेंगे तो कपड़े थोड़े सूख जाएं, बृजराज ने बोला। तीनों अंदर गए और फर्श पत्थरों के टाइल्स से बनी हुई थी। एक जगह चिमनी के पास लकड़ियाँ बिखरी हुई थी। यहाँ पर लकड़ियाँ हैं, मैं जाकर आग जलाने की कोशिश करता हूँ, सौरभ ने बोला, और उसके बाद वो चिमनी की ओर बढ़ गया। विभा के बगल में बृजराज खड़ा हुआ हवेली को गौर से देखने लगा था। विभा को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसे लग रहा था कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ है। डरते हुए विभा ने पीछे की ओर गर्दन घुमाई। नहीं, विभा की जोर से चीख निकली। उसने देखा कि कोई भयानक साया काले रंग का, जिसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी, सिर के बाल भी लंबे थे और कंधे तक लटके हुए थे, और चेहरे पर भी काले बाल थे। वो विभा को नजर आया था, जिसे देखते ही विभा चीखी और फिर बेहोश होकर गिर गई। बृजराज और सौरभ घबरा गए। विभा के पास वो पहुंचे तो वो दरवाज़ा झटके के साथ बंद हो गया था। दोनों हैरान रह गए। मैं तुम तीनों को मौत की नींद सुला दूंगी। तुम तीनों के शरीर का खून पीने से मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी, और फिर इस हवेली से मुझे मुक्ति मिल जाएगी हमेशा के लिए। ये भयानक सी आवाज़ हवेली में गूंज उठी, और तब विभा की आंखें खुली। एक काली परछाई तीनों को उस दरवाजे पर दिखाई दी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। कौन? सौरभ ने हिम्मत करके पूछा। विभा कांपती हुई उंगलियों से अपने चेहरे पर आ रहे बालों को कान के किनारे करते हुए बृजराज के सीने से लगकर अपना चेहरा छुपा लेती है। तेरी मौत, प्रचंड आवाज़ आई उस परछाई की ओर से। अब जाकर बृजराज और सौरभ को एहसास हुआ कि विभा सच बोल रही थी, और अब दोनों ही पछता रहे थे। परछाई ने एक छलांग मारी। हवा में उड़ते हुए वो सीधे सौरभ के सामने आ खड़ी हुई और सौरभ की गिग्गी बन गई। तभी विभा को कुछ याद आया। वो अब डर को काबू करके उस काली परछाई को देखते हुए कोई सिद्ध मंत्र बोलने लगी, धीमे स्वर में। ओम ह्रीं श्रीं चक्रेश्वरी चक्रमणानी चक्रधारिणी चक्रवेगेन मम उपद्रव हन हन शांति कुरु कुरु स्वाहा। परछाई चीखने लगी, तड़पते हुए जमीन पर जा गिरी, और बृजराज और सौरभ हैरानी और डर के मिले जुले भावों के साथ विभा को देख रहे थे। थोड़े ऊंचे स्वर में विभा फिर से उसी मंत्र को बोलने लगी। देखते ही देखते परछाई चीखती हुई नगण्य हो गई और राख में बदल गई। विभा ने हाथ जोड़कर शीश नवाया। थैंक गॉड, हम तो बुरी तरह फंस गए थे। तुमने किया कैसे विभा? बृजराज ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। मुझे पहले से ही एहसास हो रहा था कि ज़रूर इस इलाके में कोई नेगेटिव एनर्जी है। मैं बहुत देर से अपना सिद्ध किया वो मंत्र याद करने में लगी थी ताकि नेगेटिव एनर्जी से हम बच सकें। फाइनली मुझे वो मंत्र याद आ गया और हम लोग बच गए। ये चक्रेश्वरी देवी का मंत्र है जो नेगेटिव एनर्जी से रक्षा करता है।
विभा ने उत्साह भरे स्वर में कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे आप जैसी भाभी मिली है, सौरभ ने खुश होते हुए बोला। तीनों मुस्कुरा उठे और भगवान का आभार व्यक्त किया। अब चलने इस हवेली से बाहर ये यहीं रहने का इरादा है, कहकर विभा ने उन दोनों पर टेढ़ी निगाहें डाली। चलो जल्दी चलते हैं यहाँ से, दोनों एक स्वर में बोले। हवेली से बाहर निकलकर वो अपनी कार के पास गए और बारिश अब कम हो गई थी तो तीनों कार में बैठ गए। उन्होंने कार स्टार्ट करने की कोशिश करी थोड़ी देर तक और फिर कार स्टार्ट हो गई। तीनों ही खुश हो गए और कार अब तेजी से इस हवेली को अलविदा कहकर आगे बढ़ गई। अब बढ़ते हैं आज की अपनी आखिरी कहानी की ओर। काफी रात हो चुकी है, मेन डोर लॉक कर दो। शिवानी ने अपने पति रमन को आवाज़ दी। हॉल में बैठे हुए रमन लैपटॉप में अपने ऑफिस का कोई वर्क करने में लगा हुआ था। उसने अनसुना कर दिया। रमन अपनी पत्नी शिवानी और एक 10 साल की बेटी रिद्धिमा के साथ इस घर में आज ही शिफ्ट हुआ है। इस घर से रमन का ऑफिस थोड़ी ही दूरी पर है और यहाँ पर रमन के परदादा जी का खानदानी घर है। काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन रमन को एक घर की ज़रूरत आन पड़ी तो उसे यही घर याद आया। अजी सुनते हो, लॉक कर दो डोर को। फिर से शिवानी ने आवाज़ लगाई। तुम खुद नहीं कर सकती क्या? रिद्धिमा सो चुकी है तो फिर कमरे से नीचे आकर दरवाज़ा बंद करने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बहुत आलसी हो, कूदते हुए रमन ने कहा। तो फिर कौन से आप पहलवान ठहरे? सीढ़ियों से नीचे हॉल की ओर आते हुए शिवानी बोली। दरवाजे की ओर गई। रात में कोई भी 2 बार आवाज़ दे, कतई दरवाज़ा मत खोलना। दरवाजे को लॉक करते हुए वो बोली, ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने, आप भी जल्दी आ जाना, शिवानी ने कहा और फिर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में प्रवेश कर गई। 2 बेड थे कमरे में, एक शिवानी और रिद्धिमा का और दूसरा रमन का। थोड़ी देर बाद रमन ने लैपटॉप बंद करा और उसे अब नींद आने लगी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक सी हुई। कोई है? आवाज़ किसी महिला जैसी सुनाई दी। रमन ने इग्नोर कर दिया, शिवानी की गई हुई बातों को याद करके। मेरी मदद करो, कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं। रोती हुई तेज़ आवाज़ आई। रमन को लगा शायद कोई महिला मुसीबत में पड़ी हुई है। तभी तो आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था और आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी सी भी लग रही थी। दरवाजे के पास रमन गया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और दरवाज़ा खोलते ही उसे शिवानी की आवाज़ सुनाई दी। मत खोलो दरवाज़ा। कमरे से निकलकर सीढ़ियों से उतरते हुए शिवानी तेज़ आवाज़ में बोली, लेकिन रमन ने दरवाज़ा खोल दिया था। उसे सामने एक काली परछाई नजर आई। परछाई झटके से घर के अंदर प्रवेश कर गई और फिर रमन के शरीर में समाकर उसकी पीठ से होते हुए हॉल में जाकर खड़ी हो गई। रमन और शिवानी की सांसें अटक गई। क्या हो मम्मा, पापा से क्या बोल रही थी आप? कमरे से निकलकर रिद्धिमा अपनी माँ के पास आकर बोली। उसकी नींद खुल गई थी शिवानी की तेज़ आवाज़ सुनकर। और फिर रिद्धिमा ने वो परछाई देखी और ज़ोर से चीख पड़ी। कौन? रमन के मुंह से बड़ी मुश्किल से ये शब्द निकला। मैं निशिराग हूँ, यानी कि रात की आत्मा, भटकती आत्मा जो खून पीने के लिए अपने शिकार की तलाश में रहती है और अपने शिकार को आवाज़ लगाती है, लेकिन आवाज़ 2 बार ही लगा पाती है। अच्छा हुआ जो तुमने खुद अपनी मौत को शरण ले लिया। अब तुम तीनों का खून पीकर ही जाऊंगी, कहकर वो परछाई हंसने लगी। उसने अपने दोनों परछाई वाले काले हाथों को रमन की ओर बढ़ाया और रमन भागने लगा। शिवानी और रिद्धिमा ये देखकर कांप उठे। कहाँ भागोगे? कब तक बचोगे मुझसे? वो भयंकर अट्टहास करते हुए अपने हाथों को रमन की ओर बढ़ाए जा रही थी। तुम मेरे पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, शिवानी ने हिम्मत करके कहा। मम्मा प्लीज़ बचाओ उससे, डर लग रहा है मुझे। अपनी माँ के आंचल में छिपते हुए रिद्धिमा बोली, तेरे पति से पहले इस लड़की को ही खाऊंगी, बड़ी कोमलांगी दिख रही है, आजा मेरे पास। वो परछाई रिद्धिमा की ओर मुखातिब होते हुए बोली। रिद्धिमा अपनी माँ के पीछे जा छिपी। मुझे पता है कि तुम यहाँ से कैसे जाओगी, कहकर शिवानी ने अपने हाथों को ऊपर की ओर ले जाकर जोड़ लिया और आंख बंद करके कुछ पढ़ने लगी। रमन एक कमरे की दीवार के पीछे से खड़े हुए ये सब देख रहा था और वो डर के मारे कांप रहा था। परछाई अब छटपटाने लगी
और भयंकर आवाज़ निकालते हुए वहीं तड़पकर फर्श पर गिर गई। शिवानी ने आँख खोली और दोनों हाथों को अपने माथों से छुआया, फिर अपनी निगाहें परछाई पर डाली। परछाई एक काले धुएं में बदलकर दरवाजे से बाहर निकल गई और रमन ने राहत की सांस ली। शिवानी झट से दरवाजे की ओर गई और दरवाजे को अच्छे से लॉक करा। देखा आपने, आपकी एक गलती हम पर भारी पड़ने वाली थी। हम बंगाल के एक शहर में रह रहे हैं और अगर रात में यहाँ पर कोई भी आवाज़ लगाए तो कतई दरवाज़ा नहीं खोलना है। 3 बार आवाज़ आए तभी दरवाज़ा खोलना है, 2 बार में बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ रात के समय आत्माएं वास करती हैं। आगे से ध्यान रखिएगा। भगवान का शुक्र है कि मुझे महादेव जी का महामृत्युंजय मंत्र याद है, वरना आज की रात वो आत्मा हमारी आखिरी रात बना देती। शिवानी ने कहते हुए अपने पति को घूरा और फिर हाथ जोड़कर हर हर महादेव बोली। आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हैं, रिद्धिमा चहकते हुए बोली। माफ़ करना, मुझे तुम्हारी बातें माननी चाहिए थी, लेकिन मैं भूल कर बैठा। अब आगे से 3 बार आवाज़ आने पर ही दरवाज़ा खोलूँगा। कहते हुए रमन ने शिवानी को देखा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरीज़। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो एक लाइक भी करिएगा। आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे अगली वीडियो का टॉपिक भी बता सकते हो। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।